हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। लास्ट सेशन में देखिए हम लोगों ने कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल समझा था कि किस तरीके से प्लासी का वॉर हुआ था, किस तरीके से बैटल ऑफ बक्सर हुआ था और उनके क्या इम्प्लीकेशंस हुए। आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अब अंग्रेज साउथ इंडिया में पहुंचेंगे, यानी कि अब कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर हमें आज के सेशन में देखना है। मैं बिल्कुल डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मेरे साथ बने रहिए। देखिए, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर, मैसूर जो है जिस समय मुगल्स थे भारत में, उस समय तो मैसूर नाम का कोई राज्य था ही नहीं। तो पहले क्या था, पहले आपको पता है नीचे साउथ में यहाँ पे एक विजयनगर नाम का एम्पायर था, काफी ज्यादा पावरफुल था। विजयनगर नाम का एम्पायर काफी ज्यादा पावरफुल था और इसके चारों तरफ कौन थे, बहमनी किंगडम थे। इसके चारों तरफ बहमनी किंगडम था और इनकी आपस में लड़ाई चलती रहती थी। ये बहमनी किंगडम के अंदर कौन थे, डेक्कनी सुल्तान थे 5। मैंने आपको बताया था पहले भी, आदिल शाही, कुतुब शाही, ये इस तरीके से 5 डेक्कनी सुल्तान थे। ये डेक्कनी सुल्तान कॉन्टिन्यूअसली विजयनगर पे अटैक करते हैं और जैसे ही इनका पावरफुल राजा कृष्णदेवराय, इनकी डेथ होती है, इस विजयनगर एम्पायर के टुकड़े हो जाते हैं। उन्हीं विजयनगर एम्पायर में से एक डायनेस्टी निकलती है जिसको नाम दिया वोडेयार डायनेस्टी, और यही वोडेयार डायनेस्टी का एक भाग मैसूर कहलाएगा। ठीक है, एक भाग मैसूर कहलाएगा। तो जो ये लड़ाई चल रही थी विजयनगर में और दक्कनी सुल्तान के बीच में, इनको क्या नाम दिया, बैटल ऑफ तालीकोटा। 1565 में ये लड़ाई चल रही थी और इसके अंदर ये पता लगा कि विजयनगर के टुकड़े हो जाते हैं और उसी के अंदर से एक जगह निकल के आती है जिसको नाम वोडेयार डायनेस्टी यानी मैसूर कह रहे हैं। तो 1612 में क्या होता है, एक हिंदू किंगडम वोडेयार डायनेस्टी के अंदर इमर्ज होता है मैसूर क्षेत्र के अंदर। उस राजा का नाम क्या था, चीका कृष्ण राज, वोडेयार 2। ठीक है, वोडेयार डायनेस्टी का था तो नाम वोडेयार रख दिया। हिंदू था, चीका कृष्ण राज इसका नाम था। 1734 से 1766 तक इसने इस रीजन में राज किया। इसके बाद मैसूर में कौन आते हैं, यहाँ पे देखो बिल्कुल ये बताया हुआ है मैंने कि मैसूर कैसे आया और मैसूर के ऊपर किस किस का राज हुआ। सबसे पहले हमने देखा कि चीका कृष्ण राज का राज चल रहा है। फिर आप देखोगे 1750s के बाद, या मैं कहूँ 18th सेंचुरी के, हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के बाद, फिर हैदर अली और टीपू सुल्तान, हैदर अली के पुत्र, हैदर अली के सन ही है टीपू सुल्तान, ये दोनों बहुत ही पावरफुल हैं और मैसूर के ऊपर कब्जा करेंगे। किस तरीके से एंग्लो मैसूर वॉर होएगी हैदर अली और टीपू के टाइम पे, उन सब चीज़ों को हमें देखना है। तो मैंने आपको क्या बताया, हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के बाद यानी 1750 के बाद क्या होता है, हैदर अली और टीपू सुल्तान अपनी पावर्स के अंदर आ जाते हैं। इंग्लिश को भी इस क्षेत्र में ये लगता है कि हमारे पॉलिटिकल और कमर्शियल इंटरेस्ट है, यानी कहीं ना कहीं अब इंग्लिश भी जो नॉर्थ इंडिया के अंदर फोकस किए हुए थे, अब उनको ये लग रहा है कि साउथ इंडिया के अंदर ये जो मैसूर नाम का किंगडम है, यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल और कमर्शियल इंटरेस्ट है। कमर्शियल इंटरेस्ट क्यों, देखना एक बार, ये मैप मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये मैसूर है, ठीक है। यहाँ पे आपके मद्रास रीजन के अंदर आपको पता है यहाँ पे ब्रिटिशर्स बैठ चुके हैं। ठीक है, ये पूरा निज़ाम की टेरिटरी है जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुकी है। यहाँ पे पूरा कर्नाटक वाला रीजन था जो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के अंडर है। यानी अब क्या लग रहा है ब्रिटिशर्स को कि ये एक मैसूर ऐसा रीजन है जो हमारे कब्जे में नहीं है, ये मैसूर वाला रीजन है जो हमारे कब्जे में नहीं है और ये हमें इन फ्यूचर नुकसान पहुंचा सकता है। और यहाँ पे ये माहे का पोर्ट लग रहा है, ये आप देख पा रहे हो, ये माहे का पोर्ट लग रहा है। ये पोर्ट काफी ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे फ्रेंच लोगों का कब्जा था। इस माही पे फ्रेंच लोगों का कब्जा था और ये जो पोर्ट था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बहुत ज्यादा ट्रेड मैसूर किंगडम का भी यहाँ से होता था और ब्रिटिशर्स को भी ये इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिकल लोकेशन लगी कि उन्हें भी ये लग रहा है कि हम लोगों को अब इस माहे के ऊपर कैप्चर करना चाहिए। ठीक है, यानी कि ब्रिटिशर्स ये चाह रहे हैं कि मैसूर जो है वो हमारे अंडर आ जाए। ठीक है, ये आपको लड़ाई की वजह थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी होगी, अभी मैं सिर्फ आपको बेस बता रही हूँ। अब जो मैसूर है उसको पता लगा कि इंग्लिश से हम लोगों को थ्रेट है। ठीक है, इंग्लिश से हम लोगों को थ्रेट है और वो अब इंग्लिश को जवाब देंगे। किस तरीके से मैसूर और इंग्लिश की अब लड़ाई चलेगी। इंग्लिश का इंटरेस्ट समझ आ गया आपको मैसूर में, ठीक है। और अब मैसूर खुद को बचाने के लिए किस तरीके से ब्रिटिशर से लड़ेगा, ये 4 लड़ाई के रूप में नाम आएंगे आपके सामने, जिनको एंग्लो मैसूर वार कहा जाता है। एंग्लो मतलब ब्रिटिशर्स, मैसूर किंगडम जो करेगा ब्रिटिशर से, और वॉर यानी लड़ाई। अब जो ये हैदर अली नाम का व्यक्ति है, ये किस तरीके से इसका राइज होता है ये हमें देखना है। मैंने आपको क्या बताया कि जो चीका कृष्ण राज है इसका रूल था, ठीक है, 1736 से 1734 से 1736 तक इसका राज चल रहा है।
ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो चीका थे वो रियल पावर नहीं है, वो एक पपेट रूलर की तरह यहाँ पे है। रियल पावर किसके हाथ में है? देवराज जो कमांडर इन चीफ है, ठीक है, और नंजराज जो रेवेन्यू ऑफिशियल है। वोडेयार डायनेस्टी में देवराज और नंजराज, नंजराज को रेवेन्यू ऑफिशियल कहा जा रहा है और देवराज को कमांडर इन चीफ कहा जा रहा है। रेवेन्यू ऑफिसर को साउथ इंडिया के अंदर सर्वाधिकारी के नाम से जानते हैं। सर्वाधिकारी, जैसे आपने देखा था बंगाल के टाइम, यानी कि बंगाल रीजन के अंदर मीर बख्शी, ठीक है, इस तरीके से कहा जाता है ना। तो इसी तरीके से रेवेन्यू ऑफिशियल को क्या कहा जा रहा है? सर्वाधिकारी। और कमांडर इन चीफ को क्या कहा जाता है? दलवर, ठीक है, दलवुई, दलवुई। कमांडर इन चीफ को क्या कहा जाता है? दलवुई, जैसे वहां पे बंगाल के अंदर मीर बख्शी कहा जाता है। तो देवराज और नंजराज ये रियल पावर है और चीका के अंडर है ये, लेकिन चीका को अपने इशारों पे नचाते हैं। चीका एक पपेट रूलर की तरह बैठा है। मैसूर को किन दो जगह से सबसे ज्यादा थ्रेट है, इसको देखना। इधर है मराठा, इधर है पेशवा, ठीक है, इधर है मराठा, इधर है निजाम की टेरिटरी और इधर है ब्रिटिशर्स। एक बार ब्रिटिशर्स को भी भूल जाओ। मैसूर को ब्रिटिशर्स के अलावा सबसे ज्यादा थ्रेट मराठा से है और निजाम से है। अब जो ये चीका कृष्ण राज है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट तो है नहीं, मैंने क्या कहा, ये पपेट रूलर है, ये पपेट रूलर है। और जब तक राजा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उसका राज्य स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो ये चीका क्या करता था? मराठा और निजाम से बचने के लिए इनको ह्यूज मनी देता था, इनको पैसा देता था कि मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगा, बस आप मेरे ऊपर अटैक मत करना और मुझे राजा बने दिए रहना, ठीक है। तो बहुत सारा पैसा देता था। अब पैसा देने की वजह से क्या होता था? इसका रेवेन्यू कम हो गया, प्रेस्टीज, इसकी कोई इज्जत नहीं रही और इसकी जो मिलिट्री है वो वीक होती जा रही है, क्योंकि पैसे के बिना मिलिट्री स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अब ये सब कुछ हैदर अली देख रहा है। हैदर अली कैसे देख रहा है? क्योंकि इन्हीं के अंडर, यानी कि चीका की आर्मी में ही हैदर एक हॉर्समैन है। हैदर एक हॉर्समैन है, या मैं कहूँ घुड़सवार है, एक कैवेलरी के रूप में इन्हीं की आर्मी में काम कर रहा है। अब हैदर को लगा राजा कमजोर है, राजा का राज्य कमजोर है, रेवेन्यू खत्म होता जा रहा है, प्रेस्टीज रही नहीं इनकी, मिलिट्री वीक है। तो ये ऐसा समय देखकर हैदर अली ने 1761 के अंदर मैसूर आर्मी का जो एक पर्सनल था, आर्मी पर्सनल ही है हैदर अली, ठीक है, इसने क्या किया? कू कर दिया और तख्ता पलट कर दिया। इसको क्या कहते हैं? तख्ता पलट, यानी कि जो जिसका राज्य था उसको वहां से हटा दिया, कू कर दिया और मैसूर की सीट को कैप्चर कर लिया। तो यहां से आपको समझ आया कि हैदर अली को क्या क्या रीजंस मिले, क्या क्या रीजंस मिले और क्यों हैदर अली ने मैसूर की सीट को ले लिया, कैसे ले लिया वो हमने देखा। अब मैंने आपको ये बताया 1761 में हैदर अली ने मैसूर की सीट को लिया। प्रश्न ये बनेगा 1761 ही क्यों? 1761 ही क्यों? इस समय ऐसा क्या हुआ था कि हैदर को पावर मिलने का मौका मिल गया था? देखो, इस समय मराठा वीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है और इस समय मराठा जो है वीक है, तो एक पावर बहुत वीक है। ब्रिटिशर्स जो है वो बिजी हैं किस चीज में? थर्ड कार्नेटिक वॉर के अंदर बिजी हैं और बक्सर की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी ब्रिटिशर्स उस जगह लगे हुए हैं। 1748 में निजाम असफ जा, जो निजाम था हैदराबाद का, वो मर गया, यानी कि एक पावरफुल राजा मर गया। अब इसकी जगह सलबत जंग जो आएंगे वो बहुत ही वीक रूलर होंगे। 1763 में क्या होता है? देखो, ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, ये हमने देखा था थर्ड कार्नेटिक वॉर के अंदर। थर्ड कार्नेटिक वॉर में ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है। इस ट्रीटी ऑफ पेरिस से फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में ये लड़ाई चल रही थी। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस से क्या कंक्लूजन निकला था कि जो ये फ्रेंच लोग हैं ये अपनी आर्मी को मेंटेन नहीं कर सकते, अपनी आर्मी मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि किसी दूसरे की मदद आर्मी बनाने में नहीं करेंगे। तो हैदर अली ने क्या किया? क्योंकि पावर में ये आ चुका है, इसने फ्रेंच से हेल्प ली और अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करा दिया, ठीक है। और इन्हीं की हेल्प से डिंडीगुल नाम की जगह पे, जो नियर पौंडीचेरी है, नियर मदुरई है, डिंडीगुल नाम की जगह पे हैदर अली ने फ्रेंच की मदद से आर्म फैक्ट्री भी लगा ली। हैदर अली ने पॉलीगर्स की पावर को रिड्यूस किया। पॉलीगर्स कौन है? देखो, पॉलीगर्स एक पूरी कम्युनिटी है साउथ इंडिया के अंदर। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ लैंड का टुकड़ा होता था, ये लोग मिलिट्री भी संभाल रहे हैं और इस पूरी लैंड से रेवेन्यू भी यही लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो अब हैदर को यह समझ आ रहा है कि अगर ये पॉलीगर्स पावरफुल हो गए, क्योंकि इनके पास लैंड भी है, इनके पास मिलिट्री भी है, इनके पास रेवेन्यू भी है, कल को ये तो मेरे ऊपर ही अटैक कर देंगे और मुझे ही गद्दी से हटा देंगे।
तो हैदर ने क्या किया, इन पॉलीगर्स की पावर को रिड्यूस किया और मैसूर को एक्सपैंड किया। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हैदर अली, फ्रेंच की मदद से आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, आर्म फैक्ट्री लगाई है डिंडीगुल में, और हैदर ने पॉलीगर्स की पावर को रिड्यूस किया और साथ में मैसूर को एक्सपैंड किया। डिंडीगुल देखिए आप लोग कहाँ है, ये है नियर थंजावुर, ये मदुरई आ गया, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बैंगलोर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये है पुडुचेरी, पुडुचेरी है, यहाँ पे डिंडीगुल, यहाँ पे मैसूर ने यानी कि हैदर अली ने अपनी आर्म फैक्ट्री लगाई है, किसकी हेल्प से, फ्रेंच की हेल्प से। ठीक है, इतनी चीज आप लोगों को समझ आ गई। अब हम आगे देखते हैं। अब हमने देखा कि हैदर अली राइज कर रहा है और 4 एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1766 से 1799 के बीच में। आप देखोगे अभी अभी बंगाल को कैप्चर किया है ब्रिटिशर्स ने, और इस बंगाल को कैप्चर करने में मात्र 8 साल का समय लगता है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है और 1764 में सब कुछ सिमट जाता है बंगाल का बैटल ऑफ बक्सर से। कितना समय लग रहा है, बहुत कम, 7-8 साल लगे हैं सिर्फ, और इन 7-8 सालों में पूरा बंगाल कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन आप मैसूर को देखो, 1766 से 1799 लगभग 33 साल लग गए, लगभग 33 ईयर्स लग गए पूरे मैसूर को कैप्चर करने में। कितना पावरफुल किंगडम था मैसूर उस समय। कौन सी लड़ाई कब कब होती है, ये टाइमलाइन आप देख सकते हो। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1766 से 1769, सेकंड होता है 1780 से 84, थर्ड होता है 90 से 92 और फोर्थ होता है 1799 में। ठीक है, अब इसी के ही साथ ये एंग्लो मैसूर वॉर के शुरू होने से पहले ही जो हैदर अली है वो मराठा से लड़ रहे हैं। क्योंकि मराठास का क्या सिस्टम रहता था गाइस, मराठास लोग क्या करते थे, क्योंकि पावरफुल तो थे ही उस समय, तो ये लोग अपने लोगों के साथ मिलके दूसरी जगह लूटपाट करने जाते थे। तो बहुत बार ये मैसूर के अंदर भी गए लूटपाट करने, और जिसकी वजह से हैदर अली और मैसूर के बीच में फाइट हुई है काफी बार। 1764, 1766, 1777 इन 3 बार मैसूर की और मराठास की, मैसूर की और मराठास की फाइट होती है, और तीनों ही टाइम मैसूर जो है वो हारता है। 1774 में हालांकि क्या हुआ, 1774 में हैदर अली अपनी सारी टेरिटरी वापस निकलवा लेता है मराठा से। मतलब जब हैदर अली स्ट्रोंग होता है, बहुत सारे टैक्टिक्स ये खेलता है, बहुत सारी डिप्लोमेसी हैदर अली खेलता है, और ये कैसे ना कैसे करके मराठा से अपनी सारी टेरिटरी को वापस ले लेता है। हमने अभी तक बैकग्राउंड समझा है हर चीज़ का, किस तरीके से हैदर अली आए, उन्होंने किस तरीके से फ्रेंच की मदद ली, आर्म फैक्ट्री बना रहे हैं, आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, चीका कृष्णराज का क्या हुआ, ये सब चीज़ें हमने देखी, और 4 वॉर कौन सी हुई, और 4 वॉर के बैकग्राउंड में ऑलरेडी मैसूर यानी हैदर अली की और मराठास की लड़ाई चल रही है। अब देखना आगे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1766 से लेके 1769 में। इसका बैकग्राउंड क्या होता है ये देखना। अभी अभी बंगाल को जीत के आए हैं 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। अब ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ब्रिटिशर्स क्या देख रहे हैं, देखना, ब्रिटिशर्स क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है पूरा, जो आपको इसमें नहीं दिख रहा, बंगाल वाला रीजन हमारे अंडर है, इधर ऑलरेडी कर्नाटक वाला रीजन हमारे अंडर है, इधर मद्रास में हमारे फोर्ट्स है, निजाम वीक हो चुका है। ठीक है, तो अब वो देख रहे हैं कि क्यों ना क्यों हम ये मैसूर के किंगडम को भी ले लें, जो साउथ में हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो हैदराबाद के निजाम है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने देखा कि जो ये निजाम है और जो मराठा है, इन दोनों को ही प्रॉब्लम है मैसूर से, क्योंकि हर रीजन बिल्कुल एडजेसेंट है एक दूसरे के, और सारे एडजेसेंट रीजन ये चाह रहे हैं कि हमारा एक्सपेंशन हो। तो कहीं ना कहीं मैसूर की बढ़ती पावर से निजाम और मराठा दोनों ही परेशान है। ब्रिटिशर्स को यह बात समझ आ जाती है कि हैदराबाद का जो निजाम है वो मैसूर से खुश नहीं है। वो हैदराबाद के निजाम को अपनी फेवर में करने की कोशिश करते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स ने निजाम और हैदराबाद को क्या कहा कि मैं तुम्हें हैदर अली के अटैक से बचाऊंगा। देखना इधर, निजाम ऑफ हैदराबाद से क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें, यहाँ निजाम से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें हैदर अली के अटैक से बचाऊंगा। ठीक है, बदले में तुम मुझे ये नॉर्दर्न सरकार का रीजन दे दो, नॉर्दर्न सरकार का रीजन दे दो, मैं तुम्हें हैदर अली के अटैक से बचाऊंगा। यानी अब यहाँ अलायंस बन गया निजाम का और ब्रिटिशर्स का, निजाम का और ब्रिटिशर्स का। और दूसरी तरफ मराठा और मैसूर के बीच में पहले ही लड़ाई चल रही है, तो निजाम, ब्रिटिशर्स और मराठा ये तीनों एक हो जाते हैं, और दूसरी तरफ अकेला रह गया मैसूर।
हैदर अली ने क्या किया, हैदर के ऑलरेडी आरकोट के नवाब के साथ डिस्प्यूट्स चलते ही थे। आप देखना यहाँ पे आरकोट है, एडजेसेंट रीजन है, ये आरकोट है, एडजेसेंट रीजन है। इस आरकोट के साथ ऑलरेडी डिस्प्यूट्स चलते ही थे, ठीक है, और मराठा के साथ भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो इसकी इस वजह का फायदा उठा के निजाम, ब्रिटिशर्स और मराठा इन तीनों ने एक अलायंस बना लिया और दूसरी तरफ अकेला मैसूर है। अब होता क्या है, अलायंस बन रहे हैं मराठा के, निजाम के और इंग्लिश के। हैदर अली से लड़ना है। अब हैदर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट रूलर था। हैदर ने क्या देखा कि मैं इनसे लड़ूंगा तो मुझे बहुत नुकसान होगा और शायद मैं इनसे जीत भी ना सकूं, क्योंकि निजाम, मराठा और इंग्लिश तीनों एक तरफ हो गए। क्यों ना मैं डिप्लोमेसी खेलूं। तो हैदर ने क्या किया, मराठा को और निजाम को पैसा खिला दिया, इनको भी पैसा दे दिया और इनको भी पैसा दे दिया, और साथ में ये कह दिया कि कुछ लैंड जो है, जो मेरे अंडर आती है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम इंग्लिश का साथ छोड़ दो, तुम इंग्लिश का साथ छोड़ दो। अब इस बात को ब्रिटिशर्स का नहीं पता, इस बात का ब्रिटिशर्स को नहीं पता कि निजाम और मराठा हैदर के अगेंस्ट में अब नहीं लड़ने वाले, क्योंकि हैदर ने निजाम और मराठा को अपनी फेवर में ले लिया। मराठा को कहा तुम न्यूट्रल हो जाए और मैं तुमको टेरिटरी में हिस्सा दे दूंगा, ठीक है, और निजाम को यह कहा कि मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा बहुत ज्यादा। ही देन जॉइंड द निजाम टू अटैक नवाब ऑफ आरकोट, और निजाम और मैसूर ने, निजाम और हैदर ने आरकोट के ऊपर अटैक कर दिया। उधर इंग्लिश को यह लग रहा है कि निजाम और जो हैदराबाद के निजाम है और मराठा है मेरी साइड है, लेकिन वो साइड हट चुकी है। वॉर चलती है लगभग 1-1.5 साल तक, ठीक है, और लास्ट में क्या होता है कि जो हैदर अली है अब काफी कॉन्फिडेंट हो चुका है, क्योंकि इसको मराठा से भी अब कोई खतरा नहीं रहा और इसको निजाम से भी कोई खतरा नहीं रहा, क्योंकि इन दोनों को इन्होंने पहले ही हटा दिया है। अब हैदर अली डायरेक्ट मद्रास के अंदर जाके पहुंच जाता है। अब मद्रास में कौन है, मद्रास के अंदर फोर्ट है, फोर्ट सेंट डेविड, किसका, ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स देख के हैरान हो जाते हैं कि हैदर अली डायरेक्ट मद्रास में आ गया, यानी हमारे इतने पावरफुल किंगडम के अंदर आ गया है। कंप्लीट क्योस और पैनिक हो जाता है मद्रास के अंदर इंग्लिश जब हैदर अली को देखते हैं, और इसी चीज से डर के अब इंग्लिश को समझ आ गया कि मराठा और निजाम हमारे अगेंस्ट हो चुके हैं, यानी वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, और हैदर यहां तक आ गया है। अब इंग्लिश ने कैसे ना कैसे करके हैदर से सेटलमेंट करने की कोशिश की, और इस सेटलमेंट को ही नाम दे रहे हैं हम ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है अप्रैल 4, 1769 में। इस ट्रीटी ऑफ मद्रास के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये कहा गया कि हम एक दूसरे के प्रिजनर्स को एक्सचेंज कर लेंगे, म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन कर लेंगे कॉन्क्वेस्ट का, और डिफेंसिव अलायंस, डिफेंसिव पॉलिसी अपनाएंगे। ऑफेंसिव डिफेंसिव कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है, ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी। ऑफेंसिव डिफेंसिव का मतलब क्या है, ऐसा कहा गया कि जब कभी भी, यानी हैदर ने क्या कहा अंग्रेजों को कि जब कभी भी मेरे ऊपर कोई अटैक होगा तो तुम मेरी हेल्प करोगे। इंग्लिश को क्या कहा, तुम मेरी हेल्प करोगे, ठीक है, और जब कभी भी तुम्हारे ऊपर अटैक होगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, यानी म्यूचुअल हेल्प करेंगे हम। इसी को ही ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी कहा जाता है। और ट्रीटी ऑफ मद्रास में इसी चीज को साइन किया गया हैदर और इंग्लिश के बीच में। ये पहली लड़ाई थी जिसका अंत ट्रीटी ऑफ मद्रास से होता है। अब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर क्यों होती है इसको देखना। 1761 में आप देख रहे हो बैटल ऑफ पानीपत हुआ, बैटल ऑफ पानीपत हुआ। इस बैटल ऑफ पानीपत के अंदर मराठास की बुरी तरीके से हार होती है। अब इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद भी मराठास खुद को रिवाइव करते हैं, और इसी रिवाइवल के दौरान 1771 में मराठा मैसूर पे अटैक कर देते हैं, क्योंकि खुद को रिवाइव कर रहे हैं। मराठा ने मैसूर किंगडम पे अटैक कर दिया, ठीक है। अब आप लोगों को ट्रीटी ऑफ मद्रास याद है। ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्या कहा था कि जब कभी भी मैसूर पे अटैक होगा तो ब्रिटिशर्स हेल्प करेंगे मैसूर की, ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी भेजेंगे मैसूर। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स देख रहे हैं कि मैसूर के ऊपर अटैक हो गया है ब्रिटिशर्स, मराठास का देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने कोई भी हेल्प नहीं की। मैसूर यानी कि हैदर अली वेट कर रहा है कि ब्रिटिशर्स मेरी मदद करेंगे, लेकिन इंग्लिश ने कोई हेल्प नहीं की और ट्रीटी ऑफ मद्रास को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया। अब समझ आ गया
हैदर अली को, क्योंकि मुझको तो पागल बना दिया इन्होंने ट्रीटी ऑफ मद्रास से, इन्होंने तो कोई ट्रीटी ऑफ मद्रास फॉलो नहीं की। अब इसी बीच क्या होता है, बैकग्राउंड में देखो क्या हो रहा है, यही समय चल रहा है। 1771 में अटैक हुआ, हैदर को समझ आ गया इंग्लिश ने मुझे पागल बना दिया। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो फ्रेंच है, फ्रेंच की और हैदर अली की काफी गहरी दोस्ती है। फ्रेंच ने क्या कहा हैदर अली को कि मैं तुम्हारी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करूंगा जिससे तुम ब्रिटिशर से लड़ सकोगे, बदले में तुम हमारे माहे पोर्ट का प्रोटेक्शन करो, तुम हमारे माहे पोर्ट का प्रोटेक्शन करो। माहे देखो कहाँ है, यहाँ है। अब ये किसका है, फ्रेंच लोगों का है, किसका है, फ्रेंच लोगों का है, लेकिन किसकी प्रोटेक्शन में है, हैदर अली की प्रोटेक्शन में है। माहे जो है हैदर अली की प्रोटेक्शन में है। समझ आ रही है बात? माहे के अंदर फ्रेंच ने क्या कहा कि तुम इसकी प्रोटेक्शन करो, बदले में मैं तुम्हारी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करूंगा, ठीक है, तुम्हारी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करूंगा। ये ट्रीटी हो गई फ्रेंच और हैदर अली के बीच में। पीछे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हो चुका है, यानी अब बंगाल के नवाब का कंसेप्ट खत्म हो गया और बंगाल के अंदर एक गवर्नर जनरल बैठ गए और ये गवर्नर जनरल ही मद्रास और बॉम्बे को कंट्रोल करेंगे। 1773 में आपको पता होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाते हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। 1775 में एंग्लो मराठा वॉर हो चुका है, यानी कि मैसूर अब खुश है कि जो मराठा पहले मेरे अगेंस्ट खड़े थे ब्रिटिशर्स के साथ, आज उन्हीं के बीच में ही लड़ाई चल रही है। तो एंग्लो मराठा वॉर 1775 में हो चुकी है, स्टार्ट है। और इधर ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो गया। अब इस अमेरिकन रिवॉल्यूशन में आपको पता है जो अमेरिका है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बना रखी थी और अमेरिका ने रिवॉल्यूशन कर दिया है खुद को आज़ाद करने के लिए। और इस अमेरिका के रिवॉल्यूशन में फ्रेंच लोग जो है अमेरिका के साथ है, यानी यहाँ पे भी फ्रेंच जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन चुका। अब देखना ये सारी बातें आपकी स्पेक्ट्रम कह रही है और जो मैंने बातें बताई है यही वो बात है, बिल्कुल सेम है। अब इंग्लिश लोगों को चिंता हो रही है, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग को चिंता हो रही है। वॉरेन हेस्टिंग के लिए क्या क्या मुद्दे थे, एक तो पोर्ट ऑफ माहे। वॉरेन हेस्टिंग ये देख रहा है ये जो पोर्ट है माहे का, यहीं से ही मैसूर इतना ज्यादा ट्रेड कर रहा है और ये माहे का पोर्ट अगर मेरे अंडर आ जाए तो इससे मैं भी बहुत ज्यादा फायदा उठा पाऊंगा और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, यानी लोकेशन बहुत अच्छी है ये। और साथ साथ में यहाँ पे फ्रेंच का कब्जा भी मैं हटा पाऊंगा अगर माहे मेरे अंडर आ गया तो। पहली चिंता ये। दूसरी चिंता वॉरेन हेस्टिंग को ये हो रहा है कि मैसूर और फ्रेंच आपस में बहुत ज्यादा दोस्ती निभा रहे हैं, तो ये भी मेरे लिए एक चिंता का विषय है। तो क्या किया ब्रिटिशर्स ने, यानी वॉरेन हेस्टिंग ने माहे को कैप्चर करने के लिए ट्राई किया। अब माहे किसके अंडर था, हैदर अली के अंडर है, हैदर अली की प्रोटेक्शन में है। जैसे ही ब्रिटिशर्स ने माहे के ऊपर अटैक किया, हैदर अली को ऐसा लगा कि ये तो मेरी अथॉरिटी के ऊपर अटैक है, क्योंकि माहे को मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं, माहे को अटैक हुआ तो यानी हैदर अली पे अटैक हुआ। बदला लेने के लिए जुलाई 1780 में हैदर आरकोट के ऊपर अटैक कर देता है, कार्नेटिक के ऊपर अटैक कर देता है। उस समय कार्नेटिक में जो गवर्नर है वो है कर्नल बलाइन। अब क्या होता है, एक एंटी इंग्लिश अलायंस बनता है, यानी कि अब हैदर अली ने निजाम का साथ लिया और मराठा का साथ लिया। निजाम और मराठा का साथ लिया। मराठा का क्यों, क्योंकि आप देखोगे 1775 में एंग्लो मराठा वॉर चल रहा है, तो ये मराठा लोग अब हैदर अली के साथ मिल गए। आप देख रहे हो जो पहले ब्रिटिशर्स के साथ मिलके हैदर अली पे अटैक कर रहे थे, आज यही मराठा हैदर अली के साथ मिल गए और निजाम भी इस बात को देखते हुए हैदर अली के साथ मिल गया। ये तीनों अब इंग्लिश से लड़ाई करेंगे, ब्रिटिशर से लड़ाई करेंगे। तीनों ने मिलके कहाँ अटैक कर दिया, आरकोट कार्नेटिक के ऊपर अटैक कर दिया। अब यहाँ पे सर आयरकूट है। सर आयरकूट ने क्या किया 1782 में, सर आयरकूट ने क्या किया, मराठा को और निजाम को अपनी फेवर में कर लिया। मराठा को कहा मैं तुमको जीता हुआ हिस्सा दे दूंगा, निजाम को कहा मैं तुम्हें टेरिटरी दे दूंगा, लेकिन तुम हैदर अली का साथ मत दो, हैदर अली का साथ मत दो। यानी कि अब हैदर अली अकेला रह गया। बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा स्वाभिमानी हैदर अली लड़ाई करता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होती है और पोर्टो नोवो में हार जाता है, क्योंकि उधर कौन हो गए, इंग्लिश हो गए, निजाम हो गए और मराठा हो गए। ठीक है, ये निजाम और मराठा थाली के बैंगन से हो रहे हैं, कभी हैदर अली के साथ मिल जाते हैं,
अब इंग्लिश फायदा दे देते हैं तो इंग्लिश के साथ मिल जाते हैं, हैदर फायदा दे देता है हैदर के साथ मिल जाते हैं, यानी इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कभी किसी के साथ मिल रहे हैं कभी किसी के साथ मिल रहे हैं। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में पोर्टो नोवो के अंदर हैदर अली हार जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, हैदर अपनी सारी लैंड को, सारी टेरिटरी को रिवाइव कर लेता है, कैप्चर करता है ब्रिटिश कमांडर ब्रैथवेट को। पोर्टो नोवो में तो हार गया, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली हार जाता है, लेकिन उसके बाद, उसके 1 साल बाद, 1 साल के अंदर अंदर ही क्या करता है हैदर अली, अपनी सारी टेरिटरी को रिवाइव कर लेता है, ब्रिटिश के कमांडर को ब्रैथवेट जिसका नाम है उसको कैप्चर कर लेता है और सारी टेरिटरी को अपनी को वापस ले लेता है। लेकिन 7 दिसंबर 1782 को हैदर की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसे कैंसर होता है, तो कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। अब अगला जो राज आएगा हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान का आएगा। अब टीपू सुल्तान अभी छोटा है, बच्चा है, लगभग 16-17 साल का है, और ये अभी लड़ना नहीं चाहता है, अभी अभी इसके पिता की मृत्यु हुई है, मैसूर पूरा बिखरा हुआ है, टीपू सुल्तान लड़ना नहीं चाहता। तो ये क्या करता है, ब्रिटिशर्स के साथ अलायंस कर लेता है, ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी कर लेता है। और कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इसको कहते हैं। यानी कि आप याद रखना, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के साथ जो ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है, और सेकेंड एंग्लो मैसूर के साथ किसकी ट्रीटी होती है? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की होती है। ये होती है हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में, ये होती है टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में। और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के अकॉर्डिंग मार्च 1784 में ट्रीटी हो रही है, और इसके अकॉर्डिंग टीपू सुल्तान ने स्टेटस क्वो मेंटेन करने को कहा कि जो मैंने तुम्हारी टेरिटरी ली है वो तुम ले लो, और जो मेरी टेरिटरी तुम्हारे पास है तुम मुझे वापस कर दो, और शांति बनाओ कुछ समय के लिए। हैदर अली ने क्या किया? देखो, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई? टाइम देखो, 1780 से 84, और 84 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हो जाता है। तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर 1790 में होगा, यानी कि अभी 6 साल का वक्त है। इन 6 साल में टीपू सुल्तान मैसूर को काफी ज्यादा रिवाइव कर देंगे, 1784 से 90 टीपू सुल्तान क्या करते हैं? पीस को मेंटेन करते हैं, रेवेन्यू को रिवाइव करते हैं, मिलिट्री को और ज्यादा मॉडर्नाइज करते हैं, और पॉलीगर्स को क्रश कर देते हैं। ये पॉलीगर हैदर अली ने भी क्रश किए थे, लेकिन हैदर अली की मृत्यु के बाद पॉलीगार्स फिर थोड़े थोड़े उभरने लगे थे, तो टीपू सुल्तान ने भी इनको क्रश कर दिया। ठीक है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? 1784 में दूसरी तरफ आप देखोगे कि दूसरी तरफ पिट्स इंडिया एक्ट पास हो गया, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पास होता है। आपको पता है, आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पास होता है, और इस पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर अब क्राउन का रूल चलेगा, कंपनी के ऊपर अब पार्लियामेंट का रूल चलेगा। यानी अब जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे उसे कंपनी नहीं भेजेगी, उसको पार्लियामेंट भेजेगी। ऐसा ही एक गवर्नर जो है पार्लियामेंट ने भेजा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस भेजने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि जो वॉरेन हेस्टिंग बैठे थे, इनसे पहले जो वॉरेन हेस्टिंग बैठे थे, वॉरेन हेस्टिंग ने कहा कि अब मेरे ऊपर क्राउन रूल करेगी, क्राउन बताएगा मुझे किससे वॉर करना है, किससे ट्रीटी करना है, मैं ये सब चीज बर्दाश्त नहीं करता। वॉरेन हेस्टिंग ने खुद ने रिजाइन कर दिया था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर वॉरेन हेस्टिंग है, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने रिजाइन कर दिया था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर से पहले ही। और ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के अंदर गवर्नर जनरल बना के भेजती है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस पार्लियामेंट ने भेजे हैं, कंपनी ने नहीं भेजे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कह के भेजा जाता है कि देखो, वहां पे एक पावरफुल राजा है जिसका नाम हैदर अली है, ठीक है, जिसका नाम टीपू सुल्तान है। यहाँ हैदर नहीं है, टीपू सुल्तान है। आप टीपू को कंट्रोल करना, यानी कि मैसूर जो है उसको कंट्रोल करना। और साथ में ब्रिटिशर्स से ये कहा कि जो मैसूर है वो साउथ के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, माहेपोर्ट भी इनके कैप्चर के अंदर है, तो हमको ये माहेपोर्ट भी लेना है और साउथ के ऊपर कब्जा भी करना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के दिमाग में पहले ही ये था कि टीपू पे अटैक करूं, लेकिन उसको वजह समझ नहीं आ रही थी कि क्या बहाना लेके टीपू पे अटैक करूं। वो बहाना मिला त्रैवनकोर से। 1790 में इशू ऑफ त्रैवनकोर होता है। ये इशू ऑफ त्रैवनकोर क्या है ये देखो, यही वजह बनती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की। इशू ऑफ त्रैवनकोर क्या है इसको देखना। त्रैवनकोर है कहां, पहले तो इसकी लोकेशन देख लो, मैप में इसकी लोकेशन देख लो। ये मैप है, ये आपको जो रीजन दिख रहा है, दिस वन इज त्रैवनकोर। इस त्रैवनकोर के अंदर जो 2 जगह है, ठीक है, कोचीन
ये कोचीन, टीपू सुल्तान क्या कह रहे हैं, मैसूर के अंडर आता है कोचीन, मैसूर के अंडर आता है कोचीन। ठीक है, जैसे ताइवान वाला इशू है ना चाइना के साथ, चाइना क्या कह रहे हैं, ताइवान के साथ अगर तुम डील करते हो तो मेरी अथॉरिटी के ऊपर चैलेंज है ये, क्योंकि ताइवान हमारा है। सेम इसी तरीके से ट्रेवनकोर हैड परचेज्ड, ट्रेवनकोर ने जलकोटल और कनानौर नाम की जगह डच से खरीद ली थी, कोचीन स्टेट के डच से खरीद ली थी। और कोचीन जो है, टीपू सुल्तान ऐसा कह रहे हैं कोचीन तो हमारे ही अंडर है, तो मुझसे बिना पूछे कोचीन से किस तरीके से तुम कनन्नौर और जलकोटल खरीद लोगे। तो ट्रेवनकोर के साथ लड़ाई हो जाती है टीपू सुल्तान की, कब, 1790 में। और इसी का फायदा अब दूर बैठे लॉर्ड कॉर्नवालिस लेंगे, जो बंगाल में बैठे हैं, बंगाल के अंदर बैठे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। उन्होंने क्या किया, ट्रेवनकोर के राजा के साथ अलायंस कर लिया। अब ट्रेवनकोर और लॉर्ड कॉर्नवालिस एक तरफ है और टीपू सुल्तान दूसरी तरफ है। ठीक है, टीपू ने वॉर कर दिया ट्रेवनकोर के अंदर अपने राइट्स को लेने के लिए। कोर्स ऑफ वॉर क्या हुआ देखो, इंग्लिश ने ट्रेवनकोर का साथ दिया और टीपू पे अटैक किया। टीपू ने इंग्लिश को हरा दिया, क्योंकि उस समय खुद लॉर्ड कॉर्नवालिस उठ के नहीं आए हैं, जनरल मिडोज आए हैं ब्रिटिशर्स की तरफ से। ऐसा देखा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कि जनरल मिडोज तो हार गया, कुछ ना कुछ करके अब मुझे ही जाना पड़ेगा टीपू से लड़ने के लिए। 1791 में कॉर्नवालिस खुद आते हैं लड़ाई करने के लिए, वल्लोर से बेंगलोर होते हुए सेरिंगपट्टनम में आते हैं। ये सेरिंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी है, कैपिटल है। ठीक है, अब क्या होता है, सेरिंगपट्टनम में टीपू को सीरियस ऑपोजिशन मिलता है सब जगह से, और टीपू इस बैटल को हार जाते हैं, यानी जो थर्ड बैटल थी एंग्लो मैसूर वॉर, उसको टीपू हार जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम होती है। ये ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम बहुत ज्यादा नुकसान वाली प्रूव होगी टीपू सुल्तान के लिए। इसके अंदर देखो क्या होता है, 1792 में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम होती है। तो याद रखना, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ मद्रास, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। ठीक है, ये किसके बीच में, हैदर अली था यहाँ पे, इन दोनों के टाइम पे टीपू सुल्तान है। तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के अंदर क्या होता है, 1792 में ट्रीटी होती है, और मैसूर की जो टेरिटरी है, मैसूर का जो क्षेत्र है, वो 3 लोगों में बांट दिया जाता है, इंग्लिश के बीच में, मराठा के बीच में और निजाम के बीच में, क्योंकि मराठा और निजाम ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हैं। और इसी शर्त पे साथ दिया था, इंग्लिश ने कहा था कि मैं तुम्हें क्षेत्र दे दूंगा, मैं तुम्हें टेरिटरी दे दूंगा, तुम मैसूर का साथ छोड़ के मेरा साथ दो। तो क्या किया, 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार। आप देख रहे हो डिंडीगुल के अंदर आर्म फैक्ट्री थी मैसूर वालों की, हैदर अली ने लगाई थी। ये सारा क्षेत्र इंग्लिश ने ले लिया। मालाबार कोस्ट कौन सा है, इसको देखना, मालाबार, ये वाला जो कोस्ट है, दिस वन इज मालाबार। यहाँ पे जो क्षेत्र है, दिस वन इज मालाबार, ये वाला पूरा कोस्ट जो है वो ब्रिटिशर्स ने ले लिया। यहाँ पे जो डिंडीगुल में इनकी जो फैक्ट्री थी वो भी ब्रिटिशर्स ने ले ली, और साथ में 12 महल नाम की जगह भी ब्रिटिशर्स ने ले ली। किसमें, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के अंदर। मराठा को तुंगभद्रा वाला रीजन मिल गया और निजाम को कृष्णा नदी वाला रीजन मिल गया, और साथ में टीपू से 3 करोड़ रुपए लिए, वॉर आइडेमनिटी के नाम पे 3 करोड़ रुपए लिए। वॉर आइडेमनिटी क्या होता है, भाई तुमने लड़ाई की जिससे हमारा नुकसान हुआ तो हमें पैसा दो। अब टीपू ने कुछ पैसा तो उसी वक्त दे दिया, बाकी इंस्टॉलमेंट्स पे दिया। जब तक पूरी इंस्टॉलमेंट नहीं करेगा टीपू, सारे पैसे नहीं देगा, तब तक टीपू के 2 पुत्र, 2 सन जो हैं, उनको गिरवी रख लिया इंग्लिश ने अपने पास, एज होस्टेज उनको गिरवी रख लिया। अब क्या होता है बाद में, हालांकि बाद में टीपू सुल्तान सारे पैसे देके अपने दोनों सन को छुड़वा लेगा इंग्लिश के हाथ से। ये समय चल रहा है 1792 का, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में होगी। यानी कि लगभग 7 साल है। इन 7 सालों के अंदर टीपू सुल्तान क्या करते हैं, और 1793 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनको वापस बुला लिया गया ब्रिटेन के अंदर, और 1793 से 98 में सर जॉन शोर को गवर्नर जनरल बना के भेज दिया। ये बहुत ही ज़्यादा पीस लविंग थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई करने वाले नहीं थे, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा चालाक भी नहीं थे। जॉन शोर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। इधर मैसूर में क्या हो रहा है, 1792 से 99 के बीच में, या मैं कहूँ 98 के बीच में, देखो ऑल ओवर यूरोप के अंदर क्या हो रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा है। उधर जैकोबिन क्लब ने अपनी पावर हाथ में ले ली, यानी फ्रेंच के अंदर जैकोबिन क्लब ये बहुत ज़्यादा
मैं कहूँ क्रांतिकारी क्लब बन के आ रहा है। और इसी जैकोबिन क्लब का मेंबर टीपू सुल्तान भी था। और इन्हीं को देखते हुए लिबर्टी का जो वृक्ष है, लिबर्टी का जो ट्री है, वो मैसूर के अंदर टीपू ने भी लगाया था। यानी इतना ज्यादा प्रभावित था जैकोबिन क्लब से टीपू। टीपू ने क्या किया, फ्रेंच लोगों से मदद मांगी। टीपू ने टर्की से भी मदद मांगी। टर्की के अंदर आपको पता है ऑटोमन एम्पायर और ये सब लोग पहले ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। टीपू ने टर्की से भी मदद मांगी, क्योंकि टीपू भी मुस्लिम, टर्की भी मुस्लिम। तो मुस्लिम के अंदर एक कंसेप्ट होता है उम्मा का, कि उम्मा में क्या होता है कि हम दोनों भाई हैं, सभी मुस्लिम भाई हैं और हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। तो टीपू ने टर्की से मदद मांगी और फ्रेंच से मदद मांगी, क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स आपस में दुश्मन है, दोनों इनकी मदद कर रहे हैं। बाद में फ्रेंच के अंदर क्या होता है, नेपोलियन का राइज होता है। और जो ये नेपोलियन होता है ये तो ब्रिटिशर्स का दुश्मन है। नेपोलियन ने कसम खा रखी थी जहां जहां ब्रिटिशर्स दिखेगा उसको मार दूंगा। तो टीपू ने अब नेपोलियन से मदद मांगी कि मेरी मदद करो और ब्रिटिशर से लड़ाई करने में मुझे हेल्प करो। अब उधर ब्रिटिशर्स को पता लगता है कि टीपू तो काफी ज्यादा स्मार्ट निकला, इसको साइंस की भी नॉलेज है, इसके फॉरेन रिलेशन भी है, इसने टर्की से भी मदद मांग ली, फ्रेंच भी इसके साथ है। और अब अगर नेपोलियन आ गया तो ये तो हमें पकड़ पकड़ के मारेगा, कुछ करना पड़ेगा। जॉन शोर को खबर ही नहीं है क्या हो रहा है, ये अपना पीस लविंग बंदा बैठा है। तो जॉन शोर को वापस बुलाया, बोले तुम्हारे बस की अब भारत संभालना नहीं है, हमें कोई स्मार्ट बंदा चाहिए जो भारत को संभाले। और लॉर्ड वेलेज़ली को भेजा गया, लॉर्ड वेलेज़ली को भारत के अंदर भेजा गया। लॉर्ड वेलेज़ली को ये कहा कि देखो नेपोलियन से लड़ना है, हमको टीपू सुल्तान से लड़ना है, हमको फ्रेंच से लड़ना है, हमको टर्की से लड़ना है, कुछ ऐसा करो कि सबसे हम प्रोटेक्ट हो सके। तो लॉर्ड वेलेज़ली ने सब्सिडरी अलायंस का कंसेप्ट लेके आए। सबसे पहले समझो सब्सिडरी अलायंस है क्या। मान लीजिए ये एक रीजन है, इस रीजन ने ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस रीजन में जो रूलर है वो अपनी आर्मी मेंटेन नहीं कर सकता, उसकी प्रोटेक्शन ब्रिटिश की आर्मी करेगी। उसकी प्रोटेक्शन यानी यहाँ पे चारों तरफ जो लोग खड़े होंगे उसकी प्रोटेक्शन ब्रिटिश की आर्मी करेगी। और इसके बदले में जो ये रूलर है वो इस ब्रिटिश आर्मी का खर्चा उठाएगा। और अगर रूलर इन ब्रिटिश आर्मी का खर्चा नहीं उठा सका तो जो ये राज्य है ये ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाएगा। ये सब्सिडरी अलायंस है। सब्सिडरी अलायंस किया लॉर्ड वेलेज़ली ने और बफर स्टेट का कंसेप्ट लेके आए लॉर्ड वेलेज़ली। ये सब्सिडरी अलायंस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वेलेज़ली को पता है नेपोलियन किसी भी वक्त भारत आ सकता है। तो अगर मैं सारे क्षेत्रों में अपनी मिलिट्री खड़ी कर दूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। नेपोलियन से लड़ने के लिए इंग्लिश मिलिट्री को तैनात कर दिया अलग अलग प्रिंसली स्टेट के चारों तरफ, जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया। और दूसरा सब्सिडरी अलायंस बनाने की क्या वजह थी, प्रिंसली स्टेट्स को डिटीरियोरेट करना, ताकि वो टोटली ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड हो जाए। और क्योंकि ये प्रिंसली राजा के पास इतना पैसा तो है नहीं कि ब्रिटिश की आर्मी का खर्चा उठा लेंगे, धीरे धीरे इनकी टेरिटरी हमारे कब्जे में आ जाएगी। तो लॉर्ड वेलेज़ली ने ये दो काम करने शुरू किए। और बफर स्टेट क्यों बना रहा है, जैसे मानो ये मानो जैसे कि एक मिनट गाइस, जैसे देखो ठीक है, मान लीजिए इस रीजन से या फिर इस रीजन से नेपोलियन आ रहा है। अब यहाँ पे बंगाल है, यहाँ पे बंगाल है, बंगाल के पहले अवध है, अवध को बफर जोन बना दिया, अवध को बफर जोन बना दिया ताकि नेपोलियन अटैक करेगा तो ये बफर जोन ही उस सारे अटैक को एब्जॉर्ब कर लेगा। तब तक हम कुछ रणनीति तैयार कर लेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी बना लेंगे और उस नेपोलियन को हरा देंगे। इस तरीके से बहुत सारे शॉक एब्जॉर्बिंग स्टेट बना लिए, बफर स्टेट बना लिए। किसने, लॉर्ड वेलेज़ली ने। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर क्या होता है, इसका बैकग्राउंड मैंने पहले इसके पीछे जो बातें समझनी है वो मैंने आपको बताई। अब मैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर बता रही हूँ। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर से पहले क्या हुआ, जो टीपू सुल्तान है उन्होंने फ्रेंच, टर्की, नेपोलियन से मदद मांगी, लेकिन वो सब बहुत दूर बैठे हैं और इसकी मदद नहीं कर सकते। दूसरी तरफ लॉर्ड वेलेज़ली ने सब्सिडरी अलायंस का कंसेप्ट ले आया। अब इंग्लिश और टीपू सुल्तान दोनों ही 1792 से 1999 में क्या कर रहे हैं, अपने लॉसेस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। टीपू ने अपने सन को छुड़वा लिया है, रिलीज करवा लिया है और सारा पैसा 3 करोड़ रुपए शेरिंगपट्टनम की ट्रिटी के अनुसार ब्रिटिशर्स को दे दिया। अब होता क्या है, 1796 में वोडेयार डायनेस्टी का जो हिंदू राजा है उसकी मृत्यु हो जाती है और टीपू ने यह कहा कि इस वोडेयार डायनेस्टी का जो राजा मरता है
उसका बेटा कहता है कि मैं मेरे पिता की जगह बैठूंगा, लेकिन टीपू ने क्या कहा, तुम नहीं बैठोगे, मैं यहाँ का सुल्तान हूं, मैं बैठूंगा इस वोडेयार डायनेस्टी के रूलर के रूप में। और उसको बदला भी लेना था, टीपू को बदला भी लेना है ट्रीटी ऑफ शेरिंगपट्टनम का, जिसके अंदर उसका बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन हुआ है टीपू का ब्रिटिशर्स के द्वारा। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं, जॉन शोर को वापस बुलाया जाता है। वेलेस्ली एक इंपीरियलिस्ट थे, ठीक है। वेलेस्ली देख रहे हैं टीपू फ्रेंडशिप ग्रो कर रहा है फ्रेंच के साथ में और टर्की लोगों के साथ में, ठीक है। और वेलेस्ली ने क्या कहा, टीपू के सामने ऑफर रखा सब्सिडियरी अलायंस का। टीपू ने कहा कि मैं इसको साइन नहीं करूंगा। इंग्लिश ने निजाम और मराठा की मदद ली, ठीक है। दूसरी तरफ इंग्लिश ये देख रहे हैं कि अरब, अफगानिस्तान, काबुल, जमन शाह, सब जगह टीपू जो है खुद के रिलेशंस मजबूत करता जा रहा है। 17 अप्रैल 1799 को लड़ाई शुरू होती है और 4 मई 1799 को क्या होता है, शेरिंगपट्टनम हार जाता है, यानी कि टीपू हार जाता है, उसकी टेरिटरी हार जाती है। टीपू सबसे पहले इंग्लिश जनरल स्टुअर्ट के हाथों हारा जाता है, उसके बाद जनरल हैरिस टीपू को हराते हैं। ऑर्थर वेलेस्ली जो लॉर्ड वेलेस्ली के भाई है, वो भी इस वॉर के अंदर हिस्सा लेते हैं। इंग्लिश को किसकी मदद मिली, मराठा की और निजाम की। इंग्लिश ने मराठा और निजाम को क्या कहा, मैं तुम्हें टेरिटरी दे दूंगा, तुम मेरा साथ दो। मराठा ने मराठा को कैसे कब्जे में किया, इंग्लिश ने, कि मैं तुम्हें आधी टेरिटरी दे दूंगा टीपू की। और निजाम को यह कहा कि तुम तो ऑलरेडी सब्सिडियरी अलायंस में हो, तुम तो मेरा साथ दोगे ही दोगे। तो निजाम सब्सिडियरी अलायंस की वजह से ब्रिटिशर्स के साथ है और मराठा को लालच है कि मुझे क्षेत्र मिलेगा टीपू का, इसलिए वो अंग्रेजों के साथ है। टीपू लास्ट टाइम तक ब्रेवली यानी बहुत बहादुरी से लड़ता है, लेकिन लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। इंग्लिश उसके सारे क्षेत्र को कन्फिस्केट कर लेते हैं और टीपू हार जाता है, टीपू की डेथ हो जाती है। टीपू के बाद मैसूर का क्या होता है, मैसूर के अंदर जो सुंडा क्षेत्र है और जो होरपोनेली डिस्ट्रिक्ट है मैसूर किंगडम का, उनको मराठा को दे दिया जाता है। बाद में मराठा मना भी कर देते हैं। निजाम को गूटी और गुरामकोंडा नाम का क्षेत्र दे दिया जाता है। इंग्लिश ने कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारापुरम और शेरिंगपट्टनम के ऊपर कब्जा किया। मैसूर का नया स्टेट जो है, जो कृष्णराज थे ना शुरुआत में वोडेयार डायनेस्टी के, उसी के ही माइनर रूलर कृष्णराज 3 को वोडेयार डायनेस्टी का राजा बना दिया जाता है और उसको सब्सिडियरी अलायंस के अंडर ले लिया जाता है, क्योंकि टीपू ने तो मना कर दिया था सब्सिडियरी अलायंस के लिए। 1831 में विलियम बेंटिक को मैसूर का कंट्रोल दिया जाता है, ठीक है। और 1881 में लॉर्ड रिपन जो है वो सारे किंगडम को रिस्टोर कर देगा। ये पूरी कहानी थी मैसूर के कॉन्क्वेस्ट की, और ये 4 एंग्लो मैसूर वॉर हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट हम मराठा को कैसे कैप्चर करते हैं ब्रिटिशर्स, उसको समझेंगे। तो इतनी बात हमारी मैसूर के बारे में थी। जो भी एस्पिरेंट्स नए हैं वो यूपीएससी विद पायल गुप्ता, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग चैनल्स पे मैं जो और क्लासेस भी ले रही हूँ उसके बारे में आपको पता लगता रहेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।